नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन हो गया है आज की बड़ी खबरों पर। आज जिन खबरों को आपके लिए लेकर आई हूं, जिन पर माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आपको दिखाऊंगी आज संसद में कैसे ब्लैक वेडनेसडे देखने को मिला। काले कपड़े पहनकर आए विपक्ष के सांसद अब विरोध जता रहे हैं, लेकिन इस विरोध के चलते क्या संसद में गतिरोध बना रहेगा? समाधान कहां से आएगा? आज दिन भर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ बात होगी अखिलेश यादव की। आज अखिलेश यादव संसद में भड़क गए। अखिलेश यादव का वो गुस्सा आपको दिखाऊंगी। क्या ये गुस्सा कांग्रेस पर था? आज इसकी बात होगी। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं सोनम वांगचुक के अनशन पर। क्या सोनम वांगचुक अनशन तोड़ेंगे? सोनम वांगचुक की पत्नी आज गुस्से में नजर आई। उन्होंने क्या कहा और विपक्ष के सांसद जाकर सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे, वो सारी तस्वीरें आपको बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि क्या सोनम वांगचुक वापस धरना स्थल जाने वाले। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं चंदा चोरों से जुड़ी हुई बड़ी खबर पर। किसने कहा चंदा चोरों को फांसी से कम कुछ नहीं होगा, फांसी की सजा मिलनी चाहिए? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। लेकिन सबसे पहले बात होगी संसद की। सबसे पहले बात होगी संसद में जारी गतिरोध। एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। अभी भी हम तैयार हैं। 152 बार पिछले 10 साल में ये बताया गया, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहता है। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आज सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखा रही हूं। कल राहुल गांधी सरकार पर हमलावर थे और पीएम आवास पर जाकर धरने पर थे। तो कल जो राहुल हमलावर थे उन पर आज बीजेपी हमलावर थी। जगह जगह बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो इसी खबर से आज शुरुआत कर रही हूं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रही हूं पटना की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। जमकर बवाल पटना की सड़कों पर नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी पीएम आवास पर जाकर नहीं, संसद में अपनी बात रखे। पीएम आवास पर सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं राहुल। गंभीर रूप से घायल है और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे और जोर से दोनों तरफ से ये देखिए बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। इधर ही है, सब इधर बाइट कर लिया। तो राहुल गांधी पर बीजेपी कार्यकर्ता हमलावर थे। ये तस्वीर सिर्फ पटना से नहीं आई, लेकिन पटना में एक और प्रदर्शन हुआ। पटना में आयशा ने भी प्रदर्शन किया और आयशा का प्रदर्शन आप देखिए, उसको तितर बितर करने के लिए वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिससे वहां कार्यकर्ताओं को हटाया जा सके। इन लोग के पास ईटा नहीं है। बीजेपी ने भी आज हल्ला बोला। कार्यकर्ता आज रायपुर में सड़क पर उतरे राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने। उनके नेता जब राहुल गांधी को घेर रहे थे तो कार्यकर्ता पीछे कैसे रहते? रायपुर में देखिए इतनी संख्या में कार्यकर्ता उतरे कि वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा इन्हें हटाने के लिए।
माइकॉन उस रणनीति पर भी कर रही हूं जो सरकार अब अपना रही है राहुल गांधी के कल के धरने पर अटैक करने के लिए। यह तस्वीरें रायपुर की आपने देख ली। अब आपको शिमला की तस्वीरें दिखाते। शिमला में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरे तो वहां पर देखिए किस तरह की तस्वीर आई। हाथों में पोस्टर प्लेकार्ड्स लिए हुए राहुल गांधी के धरने को उन्होंने गलत बताया। तो ये तस्वीरें शिमला से आई। देश भर के अलग अलग राज्यों में आज राहुल के कल के धरने का विरोध नजर आया। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे सड़क मार्च निकाली, बैरिकेड्स भी हटा दिए, पुलिस को उन्हें रोकना पड़ा। बीजेपी की सरकार, लेकिन वहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़े थे। ये तस्वीरें लखनऊ से आई। क्यों कर रहे हो? छोड़ो ना यार। तो जिस लखनऊ में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए उतरे, राहुल गांधी की कल के धरने पर आक्रोशित थे, उस पर योगी आदित्यनाथ ने आज मोर्चा संभाला और कहा कि सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश राहुल गांधी क्यों कर रहे थे। जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये एक पूरा षड्यंत्र था। सुरक्षा को ताक पे रखकर राहुल गांधी पीएम आवास पहुंचे। अब कांग्रेस के सांसद आज किस तरह की रणनीति अपना रहे थे उसकी भी एक तस्वीर देख लीजिए। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और ये आज की रणनीति थी कि संसद में एक ब्लैक वेडनेसडे नजर आए, यानी कि काले कपड़ों के जरिए सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए उतरे। अब जब कांग्रेस के दोनों ही मुख्य चेहरे काले कपड़ों में आएंगे तो पूरे के पूरे विपक्ष का एक ब्रिगेड आपको काले कपड़ों में नजर आएगी। ये देखिए, काले कपड़ों वाले प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी नजर आई। समाजवादी पार्टी के सांसद भी काले कपड़े पहनकर पहुंचे, कांग्रेस के साथ मिलकर संसद में ही प्रदर्शन किया। पप्पू यादव को भी आप देखेंगे, वहां केसी वेणुगोपाल काले कपड़ों में पहुंचे थे। ये सारे सांसद आज कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिलाकर ये बात कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तभी चर्चा होगी। प्रियंका गांधी ने आरोप क्या लगाया, आज संसद में अलोकतांत्रिक काम किए जा रहे हैं, सुनिए। अब हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। अब आपने सुना कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ये अनैतिक है जो सदन में हो रहा है। आपको दिखाती हूं कि आज सदन के अंदर किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने कैसे मोर्चा संभाला और कहा कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। Sir gave an assurance that they are ready for a discussion. Let them come out, sir. take your seat. Let them come out. We want to. ये मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। अभी भी हम तैयार हैं। हमने कांग्रेस के नेताओं को बताया, बाकी पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते। अब आपने किरण रिजिजू को सुन लिया। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि चर्चा ऐसी परिस्थिति में कैसे होगी। लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी वही हंगामा हुआ, लेकिन वहां मोर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया इस्तीफा नहीं तो चर्चा नहीं। जेपी नड्डा से उनकी कहासुनी भी हो गई एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स टू
6-7 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। इंडिया अलायंस गठबंधन है, उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अब आपने सुना कि जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों का जवाब दिया, चर्चा नहीं हो पाई, संसद में गतिरोध बना रहा। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी के कल के धरने पर लगातार बीजेपी हमलावर है और धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा राहुल छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस मॉनसून सत्र में बाधा डालना चाहती है, चर्चा के रास्ते होने के बाद भी टकराव को चुन रही। कांग्रेस ने बहस की जगह सियासी ड्रामा किया है। पीएम हाउस के बाहर धरना राजनीतिक ड्रामा था और छात्रों की समस्या हल करना राहुल का लक्ष्य नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान आगे कहते हैं कि वो राजनीतिक लाभ के लिए हंगामा चाहते हैं, यानी राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। सरकार नीट पर चर्चा के लिए प्रतिबद्ध है और कोई नेता छात्रों को कठपुतली नहीं बना सकता। छात्र व्यवधान की जगह समाधान के हकदार हैं। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आज ये पलटवार राहुल गांधी पर आया है और राहुल गांधी उन्हीं के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब आपको बताती हूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर पूरी बीजेपी आज नाराज दिखी कल के उनके हंगामे के बाद और उनके धरने के बाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी हमला बोला और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राहुल गांधी से नाराज दिखे। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। जिस प्रकार से संसदीय जीवन में हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वो स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं। आपको ये बताऊं कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर सिर्फ विरोधी नाराज नहीं आए, उनके अपने भी उनसे खुश नहीं हैं। आज लोकसभा में इसी की झलक नजर आई। आज लोकसभा में अखिलेश यादव बहुत नाराज नजर आए, गुस्से में दिखे अखिलेश यादव। आपको सबसे पहले सुनवाती हूं अखिलेश यादव का वही गुस्सा जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए, जरा सुनिए। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। तो आपने सुना अखिलेश यादव आज बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे और गुस्से में उन्होंने बीच में यह भी कह दिया कि मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। साठगांठ हो गई है क्या कांग्रेस और सरकार के बीच? लोकसभा में स्पीकर से अखिलेश यादव की कहासुनी पर कई सवाल उठ गए हैं। क्या विपक्ष में छात्र आंदोलन का श्रेय लेने की एक होड़ मची है? सवाल यह उठ रहा है। स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में कार्रवाई फिर से शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी सांसद भी आवाज उठा रहे थे।
अब अखिलेश यादव भी लोकसभा में अपनी बात कहना चाह रहे थे, वो बार बार खड़े हो रहे थे। स्पीकर ने अखिलेश यादव की जगह केसी वेणुगोपाल को मौका दिया। अब केसी वेणुगोपाल के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोलने लगे। अखिलेश यादव इसी बात पर भड़क गए और सांसदों के साथ सदन से जाने लगे, अपने सांसदों के साथ। अखिलेश यादव को जाते देख स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका। स्पीकर ने अखिलेश यादव से कहा कि आप अपनी बात भी रखें। इस पर अखिलेश यादव और भड़क गए और स्पीकर पर तंज कसा। अखिलेश बोले, आपने तो सिर्फ कांग्रेस सरकार को मौका दिया है, क्या आप लोगों के बीच समझौता हो गया है? कार्यवाही थमने पर अखिलेश और केसी वेणुगोपाल में भी बात होती नजर आई। अब अखिलेश ने पीएम हाउस के बाहर हुए प्रदर्शन पर शिकायत की है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव की शिकायत थी कि कांग्रेस ने उन्हें भरोसे में क्यों नहीं लिया। अखिलेश ने राहुल गांधी के धरने में जो भीड़ पहुंची थी वो खुद भी पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव का यह कहना था कि जब कांग्रेस नेताओं ने पीएम आवास के बाहर धरने का मन बना लिया था तो उन्हें उसकी जानकारी उसी समय क्यों नहीं दी गई, भरोसे में क्यों नहीं लिया गया। क्या यही वजह थी कि आज सदन में उन्होंने गुस्से में यह कह दिया कि क्या आपस में साठगांठ हो गई? बाद में मीडिया ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या वो कांग्रेस से नाराज हैं। इस पर अखिलेश ने कहा कि उन्हें सिर्फ अपनी बात रखनी थी। जहां तक बात जो आप जानना चाहते हैं, ये सदन में सरकार के जवाब के बाद विपक्ष क्या बोलता, इसलिए समाजवादी पार्टी की भी बात है, इसलिए मुझे खड़े होकर के कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी का ये पक्ष। तो अखिलेश यादव सदन के बाहर आकर एक मंझे हुए राजनेता की तरह ये बात कह गए कि कोई गड़बड़ नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाह रहा था। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अलग और सीजेपी का प्रदर्शन अलग नजर आ रहा है और अब खेमों में विपक्ष भी बटा नजर आ रहा है। जिस नीट पेपर लीक पर कभी पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर था, सीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग प्रदर्शनों ने क्या यह स्थिति बदल दी है? क्या विपक्षी एकता में एक फूट नजर आ रही है? आपको बताती हूं हुआ क्या और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। डिंपल यादव जो कि समाजवादी पार्टी की बड़ी नेत्री हैं, सांसद हैं, डिंपल यादव सीजेपी के प्रदर्शन में नजर आई। वहां पर वो छात्रों से बात करती हुई नजर आई और राहुल के प्रदर्शन में वो नहीं गई। लेकिन अखिलेश यादव कल राहुल गांधी के साथ नजर आए और वो वहां पीएम आवास के बाहर धरने में भी पहुंचे। उसके बाद उनको जिस तरह से डिटेन किया गया वो सबने देखा। उधर आपको बताऊं कि अखिलेश यादव की और डिंपल यादव की आपको मैंने बात बताई, यानी कि दोनों ही तरफ समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी। उधर उद्धव ठाकरे देर रात दिल्ली पहुंचे लेकिन वो सीजेपी के प्रदर्शन में गए। उद्धव ठाकरे राहुल के धरने में नहीं गए और उद्धव ठाकरे ने इससे पहले ये बात कही थी कि राहुल गांधी सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन दें और सड़क पर उतरे। अब आपको बताती हूं आदित्य ठाकरे भी कल सीजेपी के प्रदर्शन में नजर आए, वो भी राहुल गांधी के धरने में नहीं गए। शरद पवार सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में गए जंतर मंतर, लेकिन राहुल के धरने में वो नहीं गए। लेकिन सुप्रिया सुले ने किस तरह से सामंजस्य बनाया, वो सीजेपी के प्रदर्शन में भी नजर आई और वो राहुल के धरने में भी गई। तो उन्होंने वहां एक सामंजस्य बनाया और इसीलिए जो जिस पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि शरद पवार की पार्टी क्या एनडीए की तरफ झुकाव दिखा रही है, सुप्रिया सुले ने दोनों ही जगह जाकर एक तरह से एक सामंजस्य बनाया। बात अगर मैं आम आदमी पार्टी की करूं, अरविंद केजरीवाल तो सीजेपी के प्रदर्शन में गए और खुलकर राहुल गांधी के धरने पर बरसे भी, सवाल भी उठा दिए। तो वो दरार तो खुलकर कल ही सामने आ गई थी। ये विभाजन विपक्ष के बीच अब प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन की शक्ल ले रहा है। क्या राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर जाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये। अब जब हम शरद पवार की बात कर रहे हैं तो जरा ये भी आपको बता दूं कि शरद पवार मंगलवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ सीजेपी के मंच पर पहुंचे थे, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर, और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। अब ये जो तस्वीरें आप देखेंगे, प्रधानमंत्री ने हाथ बढ़ाकर उनका स्वागत किया। जब वो अंदर आए तो उनके साथ बहुत, आप देखिए, तल्लीनता से हाथ पकड़ के शरद पवार का स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ बहुत तल्लीनता से उन्होंने बात की। बहुत देर तक ये चर्चा रही। सुप्रिया सुले उनके साथ बैठी हुई थी। अब इन तस्वीरों के बाद एक और राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। वो चर्चा क्या है वो आपको बताती हूं। शरद पवार और सुप्रिया सुले मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर थे। आज पवार और सुप्रिया ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग की।
शरद पवार सत्ता और विपक्ष का गतिरोध मिटाने में मदद करेंगे क्या? शरद पवार इंडिया ब्लॉक के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल हैं। उनकी सलाह राहुल खड़गे बहुत आसानी से खारिज नहीं करेंगे। शरद पवार के बीजेपी और एनडीए के नेताओं से भी बहुत पुराने संबंध हैं। संसद में विपक्ष के साथ जारी गतिरोध से सरकार भी दबाव में है। अब सरकार मॉनसून सत्र में कई बड़े विधेयक पास कराना चाहती है, लेकिन नीट पेपर लीक पर विपक्ष कोई काम नहीं होने दे रहा। उल्टा वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। पवार दोनों पक्षों से बात करके समाधान का रास्ता खोज सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि शरद पवार की चर्चाएं बीच में बहुत ज्यादा थी कि क्या वो एनडीए के धड़े में वोट भी कर सकते हैं अगर कुछ अहम बिल आ सकते हैं। अब ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए एक फेस सेविंग का बढ़िया मौका होगा अगर शरद पवार बीच में किसी तरह का कोई समझौता कराते हैं। गतिरोध मिटा तो सरकार की कई मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सरकार झुकने का संकेत देकर खुद को संवेदनशील भी बता सकती है और समाधान का रास्ता विपक्ष के लिए भी सियासी तौर पर फायदेमंद होगा। विपक्ष के लिए सदन में छात्रों पर बात रखने का एक रास्ता साफ होगा। इसके जरिए विपक्ष खुद को छात्रों का एक हितैषी साबित कर सकता है। तो ये एक तरह से दोनों के लिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए कारगर साबित हो सकता है। इसके बीच मैं आपको एक बड़ी खबर बताऊं। सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश आया है। मेदांता से सोनम वांगचुक ने अपना वीडियो संदेश जारी कर दिया है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं अभी मैं जिंदा हूं। वांगचुक के अनशन का 25वां दिन है आज और सोनम वांगचुक ने अपना वीडियो जारी करके कहा है मैं जिंदा हूं। आपको सुनवाती हूं। साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूं। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। सोनम वांगचुक का ये वीडियो संदेश जारी हुआ है। सोनम वांगचुक की ये वीडियो संदेश सामने आया है। आज सोनम वांगचुक से मिलने विपक्ष के सांसद भी पहुंचे थे। जेपी नड्डा उनसे मिलने पहुंचे थे। छात्रों पर अगर केस नहीं है तो मैं आज ही अनशन तोड़ूंगा, ये बड़ी खबर है।
सोनम वांगचुक ने कहा कई सांसद मुझसे मिलने आकर पहुंचे थे, कई सांसद मुझसे मिलने पहुंचे थे। और अब सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि अगर छात्रों पर केस नहीं तो आज ही मेरा अनशन टूटेगा, तो आज ही मेरा अनशन टूटेगा, ये कह रहे हैं सोनम वांगचुक। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सोनम वांगचुक का अनशन जारी है और उन्होंने कहा है मुझे आश्वासन मिले कि छात्रों पर कोई केस नहीं होगा तो मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा। तो सरकार बच्चों पर बल प्रयोग ना करे, सोनम वांगचुक की सीधी मांग है और वो अपनी अनशन तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा अगर बच्चों पर किसी तरह का कोई केस नहीं होता। इस बीच में एक और बड़ी खबर बता रही हूं, कुछ देर में जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। रात 8:30 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बीजेपी मुख्यालय से होगी। जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा इस पूरे प्रदर्शन के दौरान लगातार मुलाकातें करते रहे और जेपी नड्डा थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब आपको बताती हूं जेपी नड्डा क्यों, क्योंकि जेपी नड्डा इस पूरे प्रकरण के दौरान लगातार एक्टिव नजर आए। सबसे पहले सीजेपी के नेताओं से जेपी नड्डा ने ही मुलाकात की, उसके बाद घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने भी जेपी नड्डा ही पहुंचे थे अस्पताल, वो भी तस्वीर आपको मैंने दिखाई थी। और आज सोनम वांगचुक से भी मिलने पहुंचे थे जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा ने आज सोनम वांगचुक से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि वो अपना अनशन तोड़ देंगे अगर छात्रों पर कोई केस नहीं होता है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस अब थोड़ी देर बाद होने वाली है, उसमें क्या ऐलान करेंगे जेपी नड्डा इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बताती हूँ कि 1 घंटे तक सोनम वांगचुक से मुलाकात चली है, उसमें क्या हुआ है। सोनम वांगचुक से मुलाकात करने पहुंचे जेपी नड्डा, मेदांता में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ थे। दोनों मंत्री और वांगचुक की मुलाकात 1 घंटे चली। मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य के साथ दूसरी बातें भी हुई। दोनों मंत्रियों ने सरकार के फैसलों को भी सोनम वांगचुक को बताया, संसद में चर्चा करने के फैसले के बारे में भी बताया। अब सरकार की ओर से वांगचुक को आश्वासन दिया गया है, शिक्षा में सुधार के लिए उठाए कदमों के बारे में बताया गया, आग्रह किया गया कि वो छात्रों से भरोसा रखने की अपील करें, छात्रों से कोई उग्र कदम न उठाने की भी अपील करें। राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत की भी जानकारी दी और बताया कि राहुल मूल मांग से पलट गए हैं, इसीलिए बात नहीं बन पाई है। तो आज ये अहम बैठक हुई है, इसी से जोड़कर तार देखिए सोनम वांगचुक का एक वीडियो आया है। वो कह रहे हैं छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं तो मेरा अनशन खत्म होगा। और अब से थोड़ी देर बाद, चंद मिनटों बाद जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। आपको बताऊं जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वांगचुक ने भी एक चिट्ठी लिखी जिसमें उनकी कुछ प्रमुख मांगे थी। पीड़ित परिवारों को मुआवजे की उन्होंने बात कही, खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा मिले, ये भी उस मांग में शामिल था। परीक्षा प्रणाली पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार होना चाहिए और 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल होने की वो बात कर रहे हैं। 20 जुलाई के प्रदर्शन में जो छात्र शामिल थे उन पर किसी तरह का कोई केस ना हो। देखिए यही मांग उन्होंने अभी अपने वीडियो संदेश में भी दोहराई है और इन मांगों को उन्होंने जेपी नड्डा के सामने रखा है, इस चिट्ठी में रखा है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। तो जहां एक तरफ सोनम वांगचुक ने अपनी मांगे रखी हैं, वहीं आपको यह बताती हूं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरह से बयानबाजी भी हो रही है। ये तस्वीरें भी देखिए, मेदांता अस्पताल में विपक्षी सांसद आज पहुंचे, जेपी नड्डा ने मुलाकात की तो विपक्षी सांसदों ने कहा हमें भी मिलने दिया जाए। वहां उनकी आपत्ति थी, उन्होंने कहा कि हमें क्यों नहीं सोनम वांगचुक से मिलने दिया जा रहा। नहीं, ही वॉज टू तो उन्होंने आज पास तोड़ना था। हाँ। ये होने के बाद लेकिन उनको भी परमिशन नहीं मिली और देखिए अभी आपको परमिशन आप एमपीओ का यहाँ खाद नहीं होंगे। हाँ हाँ, मैं भी एमपी हूँ। पता है क्या नतीजा होगा इसका? भाई हम्बल रिक्वेस्ट इज यू प्लीज टॉक टू द एमएस। एमएस ने कहा है प्रायोरिटी या मेडिकल राइट्स को देखते हुए कि उनको अपना लेकिन
नहीं, ही वॉज टू, तो उन्होंने आज फास्ट तोड़ना था ये होने के बाद। लेकिन अब आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जब विपक्षी सांसद पहुंचे हैं तो उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी। उस चिट्ठी में आप कई विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर भी देख पाएंगे। उन्होंने ये पत्र सौंपा है सोनम वांगचुक को और उनसे अपील की है कि वो अपना अनशन तोड़ें। ये विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी सांसद शामिल हैं और इसमें कांग्रेस के भी कई सांसदों के हस्ताक्षर हैं। आम आदमी पार्टी के भी सांसद आज सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे। लेकिन इन सबके बीच सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या कहा है, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। सारे एमपीज ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे एमपीज के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े। और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है, भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली, ना फिजिकली, ना एफआईआर, ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। समाज सेवी अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी उन्होंने दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन में हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखी है। अन्ना हजारे ने कहा है कि छात्रों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। दिल्ली में छात्र आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे कल मौन आंदोलन करेंगे। कल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अहिल्या नगर के वाडिया पार्क स्थित गांधी स्मारक पर 2 घंटे का मौन आंदोलन होगा। आंदोलन स्थल को प्रतीकात्मक रूप से नगर का जंतर मंतर नाम दिया जाएगा। सोचिए, अब अन्ना हजारे नगर का जंतर मंतर ये नाम देकर अपना मौन अनशन करेंगे और उनका सीधा कहना है कि एक इस्तीफे से सरकार को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये दूसरे मंत्रियों के लिए भी सबक होगा। मंत्री के इस्तीफे से सत्ता नहीं जाएगी, ये कह रहे हैं अन्ना हजारे। दूसरे मंत्रियों के लिए भी एक मंत्री का इस्तीफा सबक होगा और सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावी बनेगी। तो ये नसीहत सरकार को अन्ना हजारे दे रहा है। आज आपको दिखाती हूं, अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। आज दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशंस को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। अब ये तस्वीर भी देखिए। जंतर मंतर के प्रदर्शन का आज 33वां दिन था और वहां देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे बड़ी संख्या में। इसी बीच जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशंस को अगले आदेश तक बंद रखा गया और वहां पर भी सिक्योरिटी देखिए किस तरह बढ़ा दी थी। मेट्रो स्टेशंस पर सिक्योरिटी भी तैनात थी और इसी के साथ मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए थे। ये इसलिए जिससे कि बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए पहुंच ना सके। स्थिति जो कल बिगड़ी या फिर 2 दिन पहले बिगड़ी, उस तरह की स्थिति फिर से ना हो। आपको बताऊं कि किस तरह की तैयारी सरकार कर रही है इस प्रदर्शन के चलते। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। बवाल से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है। सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक ये स्टेशन बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी जानकारी दी। बंद स्टेशंस में ज्यादातर ब्लू लाइन के स्टेशन हैं। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम, ये सारे बंद रहेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इन्हें खोल दिया गया है। आपको ये भी बताऊं कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा बढ़ाई गई है। हिंसक झड़पों के बाद अतिरिक्त बल बुलाने का निर्णय लिया गया। सरकार के आदेश पर अतिरिक्त सीआरपीएफ कंपनियां तैनात होंगी। गृह मंत्रालय ने तत्काल तैनाती का आदेश जारी किया है। तो दिल्ली में 20 सीआरपीएफ कंपनियां तैनात करने का फैसला किया गया है और कंपनियों को बंगाल से एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा रहा है, जिससे कि यहां पर सुरक्षा बढ़ाई जा सके। अब एक तस्वीर आपको दिखाती हूं कि सीजेपी के इस प्रदर्शन में कल उद्धव ठाकरे भी पहुंच गए। उद्धव ठाकरे को मंच पर लाए। देखिए अभिजीत दिप्ते के साथ वो मंच पर आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे आए दिल्ली, लेकिन सीधे सीजेपी के प्रदर्शन में गए।
इस सियासी हलचल के बीच एक बार फिर से सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रदर्शन के पीछे की मांगे दोहरा दी। जरा सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से एक्शन पे है। दिल्ली पुलिस ने किस तरह संसद, आपको बताऊं सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। व्यवस्था पर एक्शन, सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर 10 FIR दर्ज की गई। संसद मार्ग थाने में 4, CP थाने में 3 FIR दर्ज है। पुलिस के मुताबिक 199 पुलिसकर्मी घायल हैं, तो 8 IPS अधिकारी, 2 सीनियर अधिकारी शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान 20 सरकारी गाड़ियां तोड़ दी गई, 4 प्राइवेट वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए पहचान करने में जुटी हुई है। और सीजेपी के प्रदर्शन पर कैसी सियासत हो रही है वो भी सुन लीजिए। जब समाधान नहीं मिला तो लोग सड़कों पे उतरे, और जब सड़कों पे उतरे तो उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बर्बरता से उनको मारा गया। ये सही नहीं है। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं? शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई भी आंदोलन करता है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनके साथ जाकर बात करे, उनकी वो क्या कहना चाहते हैं। अगर उनकी कुछ गलतफहमी होगी तो गलतफहमी दूर करना सरकार का कर्तव्य होता है, और इस सरकार ने वो नहीं किया। अगर पहले दिन इनके साथ बात करते तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। हर नौजवान को लगता है कि उन्हें ठगा जा रहा है, और ये पूरा माफिया जो है, ये ट्यूशन माफिया, ये कोचिंग माफिया, खरबों रुपए देश के लोगों की जेब के जा रहे हैं, और स्कूलों कॉलेजों के अंदर नौकरी नहीं मिल रही है। जो एग्ज़ाम होता है वो लीक होता है, पेपर कैंसिल होता है, तो किसको जाके रोएं? जो बच्चे वहाँ पे आए थे दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए, वो क्या जुल्म उन्होंने किया था? पॉलिटिसाइज ये करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारी पार्टी भी तो खड़ी है कांधे से कांधा मिलाकर। भाई, ये स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है। आज उसके अंदर एक आक्रोश है, उसका दिल आहट है, उसका दिल दुखा हुआ है, उसको तकलीफ है कि इतने सारे स्टूडेंटों ने आत्महत्या कर ली। इस तरह से पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, तो ये उनके साथ, उनके करियर के साथ कब तक आप खिलवाड़ करेंगे? और अब आपको बताती हूँ कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आज एक अहम बैठक हुई है अयोध्या में। अयोध्या में ट्रस्ट की यह बैठक हुई, जिसमें ट्रस्ट के सारे पदाधिकारी पहुंचे, और इस बैठक में कुछ अहम निर्णय के लिए और आगे की रणनीति के लिए बैठक हुई। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें CEO को लेकर फैसले पर भी बात हुई। अब कैसे CEO को लेकर फैसला लिया जाएगा, 2 घंटे तक ये बैठक चली है, और अगला अब इसमें CEO की नियुक्ति को लेकर कई आवेदन आए। अब उन आवेदनों के बाद CEO की नियुक्ति राम मंदिर में ट्रस्ट में जल्द ही होगी। लेकिन इस सब के बीच एक अहम खबर आपको बताती हूं कि कैसे चढ़ावा चोरों को फांसी की मांग उठी, वो भी सीधे कोर्ट से। चढ़ावा चोरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जज ने अपराधों के लिए मौत की सजा की वकालत कर दी। अब यह घटना ईमानदारी के सबसे निचले स्तर को दिखाती है, ये कह रहा है कोर्ट। हालिया विवाद ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनके जैसा है। कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर में हुई चोरी से जिन लोगों पर असर नहीं पड़ता है, उन्हें शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने यह बात कही। उन्होंने कहा, आम भारतीयों ने भ्रष्टाचार को तो सामान्य ही मान लिया है, वो इसे तब तक गलत नहीं मानते जब तक कोई पकड़ा ना जाए। ट्रांसपेरेंसी लिस्ट में भारत 182 देशों में 91वें स्थान पर, और इससे भी हमें शर्म महसूस नहीं होती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग चढ़ावा चोरी में शामिल हैं, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे ये एक तरह की नजीर बने। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक जज का
ये बड़ी टिप्पणी थी और आने वाले समय में चढ़ावा चोरों को लेकर क्या फैसला होता और क्या सजा होती है उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। माय कौन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे।